नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग बहुत ही सटल चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, कोई भी दो लोग, और स्पेशली एक समझदार और एक कम समझदार, या एक बहुत समझदार और एक रिलेटिवली नॉट सो समझदार, जब ये लोग बातें करते हैं तो कैसे हम अपनी बात सामने वाले तक ट्रांसफ़र कर सकें। और इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एक ही बातचीत को दो तरीके से करके। आप लोगों को स्पेशली बहुत हेल्प होगी, बिकॉज़ ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। कहते नहीं है, काश इस चीज़ को मैं फिर से कर पाता, मैं पीछे चला जाता टाइम मशीन में और वो मिस्टेक फिर से कर पाता। मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को, किसी से बातचीत की है, उसको ठीक करना चाहता हूँ, वो तो नहीं कर पाते हम। लेकिन हाँ, अब आप इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ये समझ पाएंगे कि क्या मिस्टेक्स की मैंने, और उसकी वजह से आपका फ्यूचर में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो दोनों में से एक आदमी कम से कम उस समय तो ज़्यादा सही होता है। मान लीजिए मुझे आज के आज किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी से बातचीत करने का मौका मिल जाए, कोई भी आदमी हो, कृष्णमूर्ति हो, डैनियल kahneman है, और मैं उनके ओपिनियन से एग्री नहीं करता, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो सही हैं तो सही हैं, और मान लो उनके साथ मुझे रेगुलर बेसिस पर बातचीत करना है, तब तो वो मुझे निकाल कर फेंक देंगे अपनी नौकरी से, क्योंकि मैं उनके लायक ही नहीं हूँ। तो कैसे मैं उनके लायक बनूँ, और वाइस वर्सा, अगर मैं बॉस हूँ और मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं या ऐसी टीम मेंबर हैं जिनको मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ सही चीज़। अब आप भाई हैं, आपकी बहन है, आपको पता है कि ये बात सही है और मैं अपनी बहन को समझाना चाहता हूँ। आप बेटे हैं, मैं बाप हूँ, आपको ये पता है कि इस पॉइंट पर पापा गलत हैं, मैं उनको कन्वे करना चाहता हूँ, और एकदम गुस्सा आता है कि क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात। इसी चीज़ के लिए आज एक परफेक्ट एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे। और मैं बता दूँ, ये बहुत सटल क्लास है। सटल मतलब आपको लगेगा कौन सी बात बता दी आपने, ये तो हम रोज़ ही करते हैं, करते नहीं हैं। डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड नाम से एक फ़िल्म बनी थी 2008 में। ये हॉरर साइंस फिक्शन मूवी थी। इसमें जो डॉक्टर जेकिल, एक बहुत अजीबोगरीब फूल उनके हाथ में आता है, और उस फूल के ज़रिए वो अपनी पर्सनालिटी को ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एक डॉक्टर जेकिल था जो समझदार साइंटिस्ट था, और एक ख़तरनाक वाला हॉस्टाइल, मिस्टर हॉस्टाइल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब वो जो हॉस्टाइल समझते हैं क्या, जो हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है जब आप दुश्मनी से बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, यार थोड़ा एक गिलास पानी ले आओ, आप मुझसे बोलें क्यों बार बार मुझसे पानी मंगाते हो, और बेटे नहीं क्या आपके पास, तो मैं बोलूँगा यार हॉस्टाइल क्यों हो रहे हो, नाराज़ क्यों हो रहे हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का नाम है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हॉस्टाइल। Some years ago, a Wall Street firm brought me to consult on a project to attract and retain junior analysts and associates. बहुत कम लोगों को इस तरह की नौकरी मिलती है। एक हमारे अंकल हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, अब वो IAS ऑफिसर से जॉब से ख़त्म रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको बुलाया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इंटरव्यू लेने के लिए। ऑथर को भी एक बार वॉल स्ट्रीट की एक कंपनी, बड़ी कंपनी ने बुलाया था एक प्रोजेक्ट में, जहां जूनियर एनालिस्ट्स को और एसोसिएट्स को, मतलब जो जस्ट कॉलेज पास आउट करके निकले हैं या अभी जूनियर पोजीशन पे हैं एनालिस्ट की जॉब पर, उनको कैसे आप अट्रैक्ट करें अपनी कंपनी में, बिकॉज़ अच्छे अच्छे बच्चे वो हमेशा अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं। तो ये लोग चाहते थे कि हमारी कंपनी में बच्चे आएँ, तो उसके लिए कुछ तरीका बताओ। तो उसके लिए एडम ग्रांट को बुलाया गया। After 2 months of research, I submitted a report with 26 data-driven recommendations.
2 महीने तक एडम ग्रांट ने काम किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसमें 26 पॉइंट्स थे। और वो 26 पॉइंट ऐसा नहीं था कि मुझे जो ठीक लग रहा है मैंने बता दिया, वो डाटा ड्रिवन रिकमेंडेशंस थी कि डाटा के हिसाब से ये करोगे तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। In the middle of my presentation to the leadership team, one of the members interrupted and asked, "Why don't we just pay them more?" तो कई लोग बैठे थे, बॉसेस वहाँ पर, और ये अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। और बीच में जब ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बीच में इनको रोक करके एक ने कहा, अरे यार क्या बकवास है यार, उनको जो बगल वाली कंपनी पैसे दे रही है उससे ज़्यादा पैसे दो, बात ख़त्म, भैया की तरह होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या है, पैसा दो, बात ख़त्म। ऑथर को बड़ा अजीब लगा कि मैं इतना रिसर्च करके लाया हूँ और मैं कुछ खास पॉइंट बता रहा हूँ, सुनना ही नहीं चाहता। आई टोल्ड हिम मनी अलोन प्रॉबेबली वुडंट मेक अ डिफरेंस। ऑथर बोलते हैं मैंने उनको बताया कि अगर खाली पैसा बढ़ा दोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लोग आपके यहाँ आएंगे नहीं। हमारे यहाँ भी देख लो, अमन है, वो बोलते हैं हमको अमेज़ॉन में जॉब नहीं करना क्योंकि अमेज़ॉन का कल्चर अच्छा नहीं है। इस तरह से वो सिलेक्ट करते हैं कंपनीज़ कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना, जबकि अमेज़ॉन बहुत बड़ी कंपनी है। Many studies across a range of industries have shown that once people are earning enough to meet their basic needs, paying them more doesn't stop them from leaving bad jobs and bad bosses. एक कंपनी है TCS, जानते हैं क्या? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये टाटा की IT कंपनी है, जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, और लोग इसमें एक बार घुस जाते हैं तो जॉब नहीं छोड़ना चाहते, जबकि यहाँ पर कम सैलरी है। तो ऑथर कह रहे हैं एक पॉइंट के बाद, और एक आध कंपनी में नहीं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में देखा गया है, एक पॉइंट के बाद जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जा रही हैं, घर, खाना, कपड़ा, ये सब चीज़ पूरा हो गया, उसके बाद आप पैसे दे करके लोगों को अपनी कंपनी में रख नहीं सकते अगर आपकी कंपनी की जॉब बेकार है और आपकी जो बॉस बेकार है। अगर आपका बॉस बेकार है, गाली गलौज कर रहा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आप वहाँ सीख नहीं पा रहे, ढेर सारे 26 पॉइंट बताया उसने, वो सब चीज़ें होंगी तब जा कर के आप उनको रिटेन कर पाओगे। इसीलिए गूगल जैसी कंपनीज क्या करती हैं, ढेर सारा खाना, फैसिलिटीज़ और कौन कौन सी चीज़ें देती हैं वो। द एग्जीक्यूटिव स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विथ मी, दैट्स नॉट वॉट आई हैव फाउंड इन माई एक्सपीरियंस। वो बॉस था, बोलता है बकवास बंद करो, ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार एम्प्लॉई को पैसा दो तो वो काम करेगा। मेरे एक्सपीरियंस से तो यही होता है। ये हम लोग बात करते हैं ना, जब ऐसी बात करते हैं, तुम्हारे हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से तो यही है। आई फायर्ड बैक इन प्रोसिक्यूटर मोड। ऑथर कहते हैं लेकिन मैं जानता था सही चीज़ क्या है, मैंने स्टडी की थी 2 महीने तक। आई फायर्ड बैक इन द प्रोसिक्यूटर मोड, मैं फायर बैक किया, गुस्से में उसको एक वकील की तरह बोला, Yes, that's why I brought you the randomized controlled experiment with longitudinal data to learn rigorously from many people's experience, not idiosyncratically from yours. तो देखो, इसलिए तो तुमने मुझे हायर किया है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये कर चुके होते। यहाँ पर जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये है, सुनिए, randomized controlled experiments with longitudinal data। ये क्या है, गरिमा बताएगी। randomized मतलब ऐसे ही रैंडमली उठा लेना, जहाँ पर आप किसी एक कंपनी पर काम नहीं करते हो, रैंडम सैंपल उठाते हो। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब आप एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करके चेक करते हो। जैसे हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं मेडिकल फील्ड में, किसी दवाई को खोजते हैं तो हम रैंडम सैंपल्स उठाते हैं, किसी आदमी को, किसी को बीमारी है, किसी को नहीं है, और अलग अलग लोग, छोटे बड़े, कम उम्र के, ज़्यादा उम्र के, तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं विथ लॉन्गिट्यूडनल डाटा, जिसमें कि एक आध के साथ नहीं करते, ढेर सारे लोगों के साथ करते हैं। तो तुम जो कह रहे हो ठीक है, तुम्हारे हिसाब ने 2 4 10 लोगों को तुमने पैसे दिए होंगे और वो तुम्हारे साथ काम कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों के साथ मैंने रिसर्च किया है। टू लर्न रिगरसली फ्रॉम मैनी ऑफ पीपल्स एक्सपीरियंस। ठीक है, तुम्हारे पास अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पर तुम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। नॉट इडियोसिंक्रेटिकली फ्रॉम योर्स। ये क्या होता है इडियोसिंक्रेटिकली? बेहुदा, इडियोसिंक्रेटिक मतलब सनक, वियर्ड काइंड ऑफ हैबिट।
कोई ऐसी चीज़ है आपस में जो आप जानते हैं ये चालू कर दिया इसने अपना, ऐसे ही बोलता है हमेशा। किसी का देखा है जब वो खास टाइप के सनक में चले जाते हैं, सबका होता है, ख़ास तौर से अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, जिसके साथ आप रोज़ रहते हैं ना, तो उन कंफर्टेबल जब हो जाते हैं तो जब गुस्सा आता है आपको तो इसको बोलते हैं एक हिंदी भाषा में नखरा, उसी में से आपके थॉट्स निकलते हैं। तो कह रहे हैं देखो, आप कह रहे हैं आपके हिसाब से ये आपका इडियोसिंक्रेटिक डिसीजन है, आपकी मर्ज़ी है भाई, आप जो बोलना चाहो, लेकिन यहाँ पर रिसर्च कहती है कि ये तरीका काम नहीं करेगा। खाली किसी को पैसा देने से वो आपके यहाँ बेकार बॉस को नहीं झेलेगा। तो उधर से क्वेश्चन आया, इधर से इन्होंने भी एकदम वकील की तरह जवाब दिया। और बात क्या हो रही है कि किस तरह से दो लोग, यहाँ पर दो लोग हैं, ऑथर के पास अपना खुद का एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, जो मालिक ने इनको हायर किया है उसके पास अपना एक्सपीरियंस है लेकिन रिसर्च नहीं है। वो चिढ़ कर के गुस्सा कर रहा है, ये बेचारे रिटॉर्ट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन बात कैसे ट्रांसफ़र हो। मेन मुद्दा तो ये है, बात कैसे ट्रांसफ़र हो। द एग्जीक्यूटिव पुश्ड बैक इंसिस्टिंग दैट हिज कंपनी वॉज डिफरेंट। एग्जीक्यूटिव भी बेवकूफ़ नहीं है, बोलते देखो तुमने ढेर सारी कंपनी में एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी अलग है। पुश्ड बैक मतलब तुम मुझे बताओगे, मैं तुम्हें बताता हूँ, धक्का मारा। सो आई रैटल्ड ऑफ सम बेसिक स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम हिज ओन एम्प्लॉइज़। तो ऑथर बोलते हैं जब उसने कहा मेरी कंपनी अलग है, तो मैंने कहा तुम्हारी कंपनी के ही बारे में डाटा सुन लो। तुम कह रहे थे तुम्हारी कंपनी अलग है, तो तुम्हारी कंपनी में ही पूछ लो, ये 100 लोगों से मैंने बात किया है, उन लोगों को अगर सैलरी बढ़ा दोगे तो काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इन सर्वे एंड इंटरव्यूज़ अ ग्रैंड टोटल ऑफ 0 हैड मैंशनड कंपनसेशन। कहते हैं मैंने सर्वे किया और लोगों से इंटरव्यू किया और कितने लोगों ने कहा कि मुझे कंपनसेशन दोगे तो मैं टिका रहूँगा, ग्रैंड 0, बड़ा सा 0। एक ने भी नहीं कहा कि मेरी सैलरी बढ़ा दोगे तो मैं यहाँ पर काम करूँगा। दे वर ऑलरेडी वेल पेड, रीड ओवर पेड। बोलते हैं और यहाँ देखो तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो तो पहले से ही पेड हैं, और बल्कि पेड नहीं है, ओवर पेड हैं। ओवर पेड मतलब मार्केट से ज़्यादा सैलरी मिल रही है। एंड इफ़ दैट कुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम इट ऑलरेडी वुड हैव। और अगर उससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता, पैसा बढ़ा दो, लोगों को हायर कर लो, तो तुम ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होते। बट द एग्जीक्यूटिव स्टिल रिफ्यूज टू बज। लेकिन वो आदमी हिलने को तैयार ही नहीं। बज मतलब हिलना, टस से मस नहीं हुआ। हमारी जैसी हालत हो गई एडम ग्रांट की। हम रोज़ अपने बच्चों को धक्का मारते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और बच्चे दे रिफ्यूज़ टू बज। क्या बोलते हैं? ठीक है, आपकी अपनी अकल है, हमारे पास अपनी अकल है। हमारे पास भी अपना 10 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल की पढ़ाई हो गई तुमको? आज क्लास 10th में है, 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 12 साल का एक्सपीरियंस। और कहाँ हमारा केवल 45-47 ईयर्स का एक्सपीरियंस, छोटा सा, आपका ज़्यादा सा, ज़रा सा। Finally, I became so exasperated that I did something out of character. I shot back. I have never seen a group of smart people act so dumb. ऑथर कहते हैं उसके बाद मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, मैं इतना एग्जैस्परेटेड हो गया, मतलब थक गया दिमाग से, कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरा कैरेक्टर नहीं था, आउट ऑफ कैरेक्टर। आई शॉट बैक, मैं चिढ़ गया, मैंने चिल्लाकर बोला। मैंने कभी भी इतने समझदार लोगों को, अ ग्रुप ऑफ स्मार्ट पीपल, कभी भी ऐसे समझदार लोगों को ऐसी बेवकूफ़ी करते हुए नहीं देखा। तो एक तरह से उसने उन लोगों को जिन्होंने इसको नौकरी पर रखा है, कंसल्टेंसी पर पैसा मिलेगा, उसी को क्या बोल दिया? तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो। ऑथर की बड़ी परेशानी है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सुननी होगी, ये है एक ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ डिसएग्रीमेंट क्रिएटेड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट पॉल ग्राहम। हायरार्की ऑफ डिसएग्रीमेंट, जब दो लोग आपस में बात करते हैं और अग्री नहीं करते किसी मुद्दे पर, अग्री नहीं करते मतलब सहमत नहीं है, तो उसकी एक हायरार्की है। शुरू में कुछ करेंगे, फिर भी आप बात करते रहेंगे तो कुछ और ख़राब, फिर कुछ और ख़राब, फिर कुछ और ख़राब। अगर आप अपना अप्रोच नहीं बदलते हैं और बस लड़ते रहते हैं, अपना पॉइंट बोलें, सामने वाला अपना पॉइंट बोले, फिर अपना पॉइंट बोलें और ऊंची आवाज़ होती रहे, तो ये हायरार्की ऑफ डिसएग्रीमेंट चलेगा। इसे पॉल ग्राहम नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया है।
कंप्यूटर साइंटिस्ट ने। सबसे पहले जब दो लोग बात करते हैं तो क्या, अगर नहीं एग्री करते तो क्या होता है, रिफ्यूटिंग द सेंट्रल पॉइंट, जो मेन मुद्दा है उसको रिफ्यूट करते हैं। एक्सप्लिसिटली रिफ्यूट्स द सेंट्रल पॉइंट, मतलब जैसे अगर गरिमा और वैभव आपस में बात कर रहे हैं और मेन मुद्दा है, क्या कौन सा मुद्दा है जिस पर आप लोगों की बहस होती है अक्सर? रात को सोते समय मोबाइल बंद होना चाहिए, ये कोई और भी? या फिल्म कौन सी लगेगी? वैभव कहेंगे कि भाई एक अच्छी सी फिल्म देखते हैं जो बहुत मीनिंगफुल फिल्म हो, जैसे अभी रिसेंटली कौन सी, ड्यून। और गरिमा कहेंगी हमको एंजॉय करना है, ड्यून बेकार पिक्चर है, और इस पर लड़ाई होगी। तो एकदम शुरू में होगा रिफ्यूटिंग द सेंट्रल पॉइंट। वो जो मेन पॉइंट है, कोई आदमी जब फिल्म देखता है तो किस लिए देखता है? एंजॉय करने के लिए। और गरिमा कहेंगी आ गया ना दिमाग ख़राब करने, ये इतनी जल्दी नहीं बोलेंगी। सबसे पहले बोलेंगे ड्यून मुझे नहीं देखना, ड्यून बेकार पिक्चर है। तो ये बोलेंगे बेकार कैसे है, इतने लोग पिक्चर देखते हैं। तो सबसे पहला वाला जो हायरार्की है, मतलब सबसे पहला जो आपका डिसएग्रीमेंट होगा वो होगा रिफ्यूटिंग द सेंट्रल पॉइंट। उसको मैंने हिंदी में लिखा है, आप कहेंगे ये बात गलत है, तुम्हारी ये फिल्म गलत है, सबसे पहला। फिर भी अगर इसी बात पर बहस होती रही इस फिल्म के ऊपर, तब होगा रिफ्यूटिंग, फाइंड द मिस्टेक एंड एक्सप्लेन वाई इट्स मिस्टेकन यूजिंग कोट्स। गरिमा ले आएंगी कोई कोट, देखो उस दिन बड़े पापा को देखा था, वो फिल्म जब चालू हुई थी, बड़े पापा, श्रीश, बड़ी मम्मी सब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। थिएटर में देखने गए थे, पूरा थिएटर खाली हो गया। हाँ, एक कोई एग्जाम्पल ले आया, क्योंकि वैसे तो बात नहीं मान रहे हैं, तो एक कोट ले आएंगे, कोई एग्जाम्पल ले आएंगे कि देखो तुम थिएटर में पिक्चर देखने गए थे, सब थिएटर खाली था, अगर इतनी अच्छी पिक्चर थी तो थिएटर क्यों खाली था? तो सेकेंड पॉइंट है तुम्हारी गलती विथ अ कोट। पहले पॉइंट में खाली बोलेंगे तुम्हारी गलती है, तुम्हारा पॉइंट गलत है। दूसरे में तुम्हारा पॉइंट गलत है इस कारण से, उसका एग्जाम्पल भी देख लो। तीसरा है काउंटर आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड देन बैक्स इट विथ रीजनिंग एंड सपोर्टिंग एविडेंस। जो पॉइंट ये बोलेंगे उसको ये करेंगी कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अग्री नहीं करती। बिल्कुल अग्री नहीं करती, और उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस और रीज़न भी डालेंगी। वो बोलेंगी अच्छा चलो देख लेते हैं, फिल्म को चालू करके सीन चालू कर दिया और उसमें रेत 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 रेत, और 2 मिनट पिक्चर देख भी लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 एविडेंस हो गए, गरिमा को समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आशीष को समझ में नहीं आ रहा, भाई और क्या तुम्हें सबूत चाहिए? तो इसमें आ गया सपोर्टिंग एविडेंस एंड रीजनिंग। देखिए 2 लोग आपस में बात क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं, आप मुझे अपनी बात समझा सकें। लेकिन धीरे धीरे डिसएग्रीमेंट कितना ख़राब होते जा रहा है, कैसे 2 तरह की वो होती है बातचीत, कौन कौन सी? कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, दो तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट, किसी मुद्दे पर कॉन्फ्लिक्ट, या तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर टास्क कॉन्फ्लिक्ट बन रही है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे। थर्ड लेवल पे कॉन्ट्रडिक्शन चलता है, स्टेट्स द ऑपोजिट केस विथ लिटिल और नो सपोर्टिंग एविडेंस। अब आप बोलेंगे तुम देखो, हम तुम्हारी फिल्म तो देखेंगे नहीं, हम देखेंगे अपनी पिक्चर, तुम जो करना है कर लो। स्टेट्स द ऑपोजिट केस, तुम्हारा पॉइंट बोले तो अच्छी पिक्चर है, हम उसको तो नहीं देखेंगे, ऑपोजिट केस है हम ये पिक्चर देखेंगे, उसके लिए चाहे सपोर्ट हम कोई एविडेंस हो चाहे ना हो। हमारी फिल्म बेकार है तब भी हम इसको देखेंगे, तुम्हारी नहीं देखेंगे। तो ये स्ट्रेट अवे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। बात चल रही थी ड्यून पिक्चर देखना है कि नहीं, लेकिन वहाँ से आ गया तुम्हारी पिक्चर नहीं देखना है। अब 3 पॉइंट और हैं, रिस्पॉन्डिंग टू टोन। अब मुद्दा एकदम ख़त्म। अब वैभव बोलेंगे कैसे नहीं देखेंगी, तब गरिमा बोलेंगी आवाज़ कैसी ऊंची कर रहे हो तुम। रिस्पॉन्डिंग टू टोन, आवाज़ की जो टोन है, तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आवाज़ नीची करो। हाँ हुआ था उस दिन यही, जब सुना था तो चिल्लाने पे इसने कहा था अरे अभी गाड़ी चल रही थी। अब 2 पॉइंट और बचा, एड होमिनम।
एड होमिनम मतलब अटैक द कैरेक्टरिस्टिक और अथॉरिटी ऑफ द राइटर विदाउट एड्रेसिंग द सब्सटेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आप सामने वाले की के कैरेक्टरिस्टिक पर अटैक करते हो। अच्छा, तुम्हारी औकात है मुझसे बात करने की? कल का छोकरा तुम्हारी सुसु पॉटी मैं साफ करती थी और मुझे बताने आए हो? अब सामने वाले को आप अटैक करते हैं, किसी को लेकर के उसके कैरेक्टरिस्टिक को। पॉलिटिक्स में होता है, अगर सामने वाले को आप लॉजिक से नहीं हरा पा रहे हैं तो उसके कैरेक्टर को हराना शुरू कर दो, उसके ऊपर गंदी गंदी बातें निकालना शुरू कर दो। और सबसे लास्ट पॉइंट है नेम कॉलिंग, जो कल इन दोनों ने किया, कल नहीं परसों किया। नेम कॉलिंग मतलब साउंड्स समथिंग लाइक यू आर एन एस हैट, गाली करना। अच्छा तुम जो बोल रहे हो ना, बदतमीज़ हो तुम, गिरे लग कोई गाली देना शुरू कर दिया। पहले तुम्हारी बात गलत है, दूसरा तुम्हारी बात गलत इसलिए है क्योंकि पीछे लॉजिक है, ये लॉजिक है, तीसरा तुम गलत ही हो, चौथा मेरी बात सुनो, मेरी बात सही है, उसके बाद फिर ऊंची आवाज़, उसके बाद तुम्हारी औकात और फिर तुमको गाली। मैंने कहा था आज का वीडियो बहुत सटल है। ये जो ट्रांजिशन होता है वो इतनी जल्दी होता है बातचीत में कि पता नहीं चलता। इसलिए मैं जब बड़ी मम्मी से बात करता हूँ, मैं आप लोगों से बात करता हूँ या इवन बच्चों से बात करता हूँ, तो मैं अपनी टोन पर देखता हूँ कि मेरी टोन कैसी है। जब किसी से बात करते करते मेरी टोन ऊंची हो जाती है तो मुझे खाली ये फील आता है कि मैं हार गया। मैं लिटरली, मुझे लगता है कि अगर मैंने चीखा तो मैं हार गया। जैसे कोई अगर मुझे घूंसा मारे और मुझे ज़मीन पे गिरा दे, वैसा ही मुझे फील होता है जब मुझे चिल्लाना पड़ता है किसी के साथ भी। इसलिए मैं रिम्पी से कहता हूँ, रिम्पी अगर तुम ऊंची आवाज़ करके बच्चों को कुछ बताते भी हो तो केवल ऊंची आवाज़ ट्रांसफ़र होती है, तुम्हारी बात ट्रांसफ़र नहीं होती। इसलिए अगर मेरे सामने कोई बच्चा बात कर रहा है, कोई भी इंसान बात कर रहा है और मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ अभी रुको, अभी ये सही टाइम नहीं है बात करने का, क्योंकि वो तो बंद है, वो तो क्लोज्ड है, उसका दिमाग अभी बंद है, मेरी बात के लिए वो ओपन नहीं है। तो ये हायरार्की ऑफ क्या है, डिसएग्रीमेंट। इसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ, शुरू में तुम्हारी बात गलत है, दूसरा तुम्हारी बात इसलिए गलत है, तीसरा तुम गलत हो क्योंकि, चौथा मेरी बात सुनो, पांचवा आवाज़ नीची करो, छठा अपनी औकात में रहो, लास्ट गाली। ये है हायरार्की ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर दो लोग बात करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं और एक दूसरे से डिसएग्री नहीं कर रहे हैं और फिर भी बात करते रहेंगे, तो ये उनका धीरे धीरे दलदल में धंसते जाएंगे। एक पॉइंट पर शुरू होगा कि तुम्हारी बात गलत है और लास्ट में वो गाली गलौज पे आ जाएंगे। फ्रॉम लॉजिक बुली टू प्लेग्राउंड बुली। If I could do that session over, I would start with common ground and fewer data points. Instead of attacking their beliefs with my research, I would ask them what would open their minds by my data. ऑथर कहते हैं अगर मुझे फिर से उन लोगों से बात करने का मौका मिले जिन्होंने मुझे बुलाया था कि बताओ यार अपनी कंपनी में कैसे हम नए नए एनालिस्ट को हायर कर सकें, तो मैं उनको लड़ाई नहीं करूँगा। आई वुड स्टार्ट विद कॉमन ग्राउंड एंड फ्यूअर डाटा पॉइंट्स। मैं उनको अपना रिसर्च नहीं बताऊँगा, मैं उनसे पूछूंगा अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब से तो ठीक है कि सैलरी देने से आएंगे, मैं क्या बताऊँ। आई वुड आस्क देम टू ओपन देयर माइंड। मैं कौन सी बात आपको बताऊँ ताकि आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर सकें, मैं उनसे पूछूंगा। सब्जी खाते हैं आप लोग? कभी कोई सब्जी बनाई है? आलू बनाने के लिए क्या करते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं। आलू धुलते हैं, छीलते हैं। दो टाइप की आलू की सब्जी बनती है, एक कच्चा आलू, एक उबला आलू। उबले आलू की सब्जी का टेस्ट अलग होता है और दूसरी चीज़ उबले आलू में कम गैस लगता है। आपने उबाल दिया, उसके बाद खाली छौंका देना है। अलग अलग लोग ऐसे ही मोटे मोटे परत के होते हैं। आप उनसे अपनी बात बता रहे हैं और वो पक नहीं रहे हैं, आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनको पकाना होगा, आपको पहले उबालना होगा, तब जा कर के वो काम करेंगे।
मैं कल देख रहा था, अगर आपको ये बनाना है, पाइनएप्पल हलवा बनाना है, बनता सूजी का हलवा है, उसमें पाइनएप्पल की पीसेस डाल देते हैं। तो पाइनएप्पल काट कर पहले उसको उबालना पड़ेगा। एक बार मैं बड़ा समझदार, उस समय यूट्यूब नहीं हुआ करता था मेरे पास, मैंने बनाया काजू कतली, मिक्सी में काजू पीस लिया और सूजी का हलवा देखा था मैंने, तो सूजी की तरह काजू को मैंने भून लिया, उसके बाद चीनी डाल दिया उसमें, और फिर देख रहा हूँ भुन नहीं रहा है। काजू की कतली बनने के बजाय काजू की पट्टी बन गई वो, और ऐसी पट्टी बनी कि मेरे दांत टूट गया खाते खाते। ये भुना हुआ जो भुना हुआ आलू होता है उसकी सब्जी बनती है। भुना का भी बनता है, हाँ, भुनी सब्जी की भी अच्छी बनती है, बिल्कुल सही। तो वही है कि आप सामने वाले को पहले कुछ करके अपने सुनने के लायक बनाओ, अपनी बात को बोलने से पहले। अब एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं जहाँ पर ऑथर ने इसको किया। A few years later, I had a chance to test that approach. कुछ साल बाद ऑथर कहते हैं मुझे एक मौका मिला अपने इस अप्रोच को, नए तरीके से हम कैसे लोगों से बात करें, कैसे उनको हम अपनी बात सुनाएं, उसको टेस्ट करने का मौका मिला। During a keynote speech and creativity, I cited evidence that Beethoven and Mozart didn't have higher hit rates than some of their peers. They generated a larger volume of work. दो बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं दुनिया के इतिहास में, इनसे बड़ा म्यूजिशियन कोई नहीं है। एक का नाम है बीथोवन और एक का नाम है मोजार्ट। तो ऑथर बोलते हैं कि मैंने पब्लिक में स्पीच दे रहा था और मैंने बताया कि ये लोग बहुत महान लोग नहीं थे, केवल इन लोगों ने खूब ढेर सारा म्यूज़िक प्रोड्यूस किया। जहाँ पर नॉर्मल सिंगर 100 गाने लिखता है, इन्होंने 500 गाने लिखे। अब चूंकि ज़्यादा गाने बनाए, ज़्यादा गाने लिखे, इसलिए इनका ज़्यादा फेमस हो गया। बल्कि केसी नेस्टर ये कहता है कि अगर आप 1000 वीडियो बनाओगे, क्योंकि लोग करते क्या है, सोचते हैं कि मैं 10 फिल्म बनाऊंगा एक 10 साल में, और तो बहुत कम चांसेस है एक क्वालिटी कंटेंट निकलना, लेकिन 1000 में से आपका एक उसमें से तो निकल ही जाएगा। सही बात है। तो ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं थी, बिकॉज मुझे भी लगता था शुरू में कि अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ तो खूब अच्छा से अच्छा करूँ, भले साल में 10 करूँ। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा कि बड़े बड़े लोग, फेमस लोग जो बहुत महान हैं, वो लोग महान इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि ढेर सारा करते हैं। टेल इवेंट निकलता है। हाँ, टेल इवेंट निकलता है, वेरी गुड। तो ये चीज़ उन्होंने पब्लिक के सामने बताया। विच गेव देम मोर शॉट्स ऑफ ग्रेटनेस। अ मेंबर ऑफ द ऑडियंस इंटरप्टेड। लेकिन वहीं पर एक पब्लिक में से एक आदमी, क्या बकवास कर रहे हो, बुलशिट, ही शाउटेड, चिल्लाया, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द ग्रेट मास्टर्स ऑफ म्यूजिक। इतने महान लोग थे, तुम उनको बेइज्जत कर रहे हो कि वो बड़े महान नहीं थे। यू आर टोटली इग्नोरेंट, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम क्या बोल रहे हो, कुछ जानते वानते नहीं म्यूज़िक के बारे में। मेरे पास भी लोग मैसेज करते हैं, जब मैं बोलता हूँ रमन ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, तो बोलते हैं कम से कम भगवान रमन कहिए, श्री राम कहिए, भगवान कृष्ण कहिए, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप, बेइज्जत कर रहे हो तुम गुरुओं को। उनको क्या पता मैं गुरुओं के बारे में बात करके उनको ही जिंदा कर रहा हूँ, ये तो भूल जाएंगे लोग। खैर, ऑथर ने वहाँ पर कुछ नहीं किया, पब्लिक में उस आदमी से कुछ बोला नहीं। Instead of reacting right then, I waited a few minutes until a scheduled break and then made my way to my heckler. जब स्पीच हो गई, उसके बाद मैं गया चाय पीने के लिए, सब पब्लिक इकट्ठा हुई थी चाय पीने के लिए, और फिर मैं उस आदमी के पास गया जिसने मुझे ऐसा पब्लिक में चीखा था। अब उसकी बातचीत सुनिए। ऑथर ने उससे कहा, यू आर वेलकम टू डिसएग्री विथ द डाटा, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ रिस्पेक्टफुल वे टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। देखिए भाई साहब, हो सकता है आप मेरी बात से जो भी मैंने कहा उससे अग्री ना करें, खैर वो डाटा है, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने रिसर्च किया है, वो बताता है। लेकिन आपने जिस तरीके से बात की वो रिस्पेक्टफुल तरीका नहीं था, वो बाइज्जत आदमी ऐसे बिहेव नहीं करेगा। इट्स नॉट हाउ आई वॉज ट्रेन टू हैव एन इंटेलेक्चुअल डिबेट, वर यू। बोलते हैं क्या इस तरह से दो लोग, समझदार लोग बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं, मतलब बहस करते हैं, इंटेलेक्चुअली सही चीज़ खोजते हैं। आप भी तो यहाँ पर सही चीज़ जानने के लिए आए हैं ना, तो कैसे लोग बात करते हैं, ऐसे करते हैं।
तो वो आदमी बोलता है वेल नो आई जस्ट थिंक यू आर रॉन्ग, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि उसकी बात उस मुद्दे पर नहीं थी। पहले उस आदमी को सॉफ्ट किया कि आप जैसे बात कर रहे हैं वो ठीक करिए। तो आदमी बोलता है आप सही कह रहे हैं, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मुझे लगता है कि आप गलत हैं, आपकी जो बात है गलत है। तो ऑथर कहते हैं इट्स नॉट माई ओपिनियन सर, इट इज़ द इंडिपेंडेंट फाइंडिंग ऑफ टू डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट्स। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, ये दो अलग अलग सोशल साइंटिस्ट लोगों ने खोज की है। वॉट एविडेंस वुड चेंज योर माइंड। अच्छा आप बताइए मैं आपको कौन सा एविडेंस दे दूँ, कौन सा सबूत दे दूँ ताकि आपका दिमाग बदले, आपका विचार बदले। तो वो आदमी कहता है आई डोंट बिलीव यू कैन क्वान्टिफाई अ म्यूजिशियंस ग्रेटनेस बट स्टिल आई वुड लाइक टू सी द रिसर्च। कहता है कि मुझे लगता नहीं कोई आदमी अगर ग्रेट आदमी है तो उसकी महानता को आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास कोई रिसर्च जो तुम बता रहे हो अगर वो है तो देना, मैं देखूँगा। When I sent him the study, he responded with an apology. ऑथर कहते हैं उसके बाद मैंने उसको स्टडी भेजा और उस आदमी ने मुझे वापस मेल किया सॉरी के साथ, अपॉलॉजी के साथ। I don't know if I succeeded in changing his mind, but I had done a better job of opening it. मुझे पता नहीं, ऑथर कह रहे हैं कि मैं उसका दिमाग बदल पाया कि नहीं बदल पाया, लेकिन हाँ मैं उसका दिमाग खोल तो ज़रूर पाया, क्योंकि उसने मांगा था ना रिसर्च। When someone becomes hostile, if you respond by viewing the argument as a war, you can make either attack or retreat. अब आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी बातचीत को ठीक करें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आदमी हॉस्टाइल हो जाए, गुस्से वाला हो जाए, एंड इफ़ यू रिस्पॉन्ड द व्यूइंग द आर्ग्यूमेंट एज अ वॉर, और आप अगर उसको एक वॉर की तरह देखना शुरू कर दें, दोनों की बातचीत हो गई और सामने वाला चिढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, और आप इसको वॉर की तरह देखते हैं, यू कैन आइदर अटैक और रिट्रीट। तो एक लड़ाई में क्या करते हैं आप? तो लड़ते हो या तो भाग जाते हो? या तो आप अटैक करते हैं या आप रिट्रीट करते हैं। आप रिट्रीट करते हैं। रिट्रीट एक आदमी ने किया था, बहुत फेमस आदमी ने। नहीं, वो तो लाओत्से का तो अलग था। नेपोलियन? उनका नाम था रणछोड़ दास। छाछड़ नहीं, रणछोड़ दास, एक बहुत बड़े फाइटर का नाम पड़ा, बताइए कौन? रणछोड़ मतलब जो लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गए। शिवाजी? कोई गेस? अर्जुन? कृष्ण? भगवान कृष्ण। हाँ। वो जानते थे कब लड़ाई करना है, कब लड़ाई छोड़ के निकल जाना है, इसलिए उनका नाम ये भी पड़ा। तो आप या तो अटैक कर सकते हो या आप रिट्रीट कर सकते हो, छोड़ सकते हो बातचीत करना, अटैक करना। इफ़ इंस्टेड यू ट्रीट इट एज अ डांस, यू हैव अनदर ऑप्शन, यू कैन साइड स्टेप। ये तो तब होगा जब आप लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बातचीत को, जो बहस बन गई है, उसको बातचीत देखें और उसको एक डांस की तरह देखें, तो डांस में अटैक रिट्रीट नहीं होता। उसमें या तो आप दोनों साथ में डांसिंग स्टेप ले रहे हैं या आप साइड हो गए, भाई हमको डांस नहीं आता, हम डांस नहीं करेंगे। हैविंग a conversation about conversation shifts attention away from the substance of disagreement and towards the process for having a dialogue. बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, बहुत अच्छा इंसाइट है ये। Having a conversation about conversation, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, किसी बात को लेकर? किसी बात को लेकर नहीं, कैसे बातचीत की जाती है उसको लेकर। आप दोनों बात कर रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर, फिल्म को देखकर कुछ भी, और गर्मा गर्मी हो गई। फिर मैं आपको बोलता हूँ देखो, इस घर में कोई भी फिल्म देखी जाएगी, वो देखी जाए चाहे ना देखी जाए, मेरे घर में गर्मा गर्मी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जहाँ पर लोग ऊंची आवाज़ में बात करें, प्यार से बात ना करें। ये सब कन्वर्सेशन के बारे में कन्वर्सेशन हो रही है। जब आप कन्वर्सेशन के बारे में कन्वर्सेशन बात करते हैं तो आपका दिमाग शिफ्ट हो जाता है वो डिसएग्रीमेंट से, क्योंकि इससे तो सब लोग अग्री करते हैं। हर आदमी अग्री करता है कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए हमको, चाहे आप मेरी बात मानो चाहे मत मानो, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। तो जब आप किसी बातचीत के बारे में बातचीत करते हैं तो आपका जो डिसएग्रीमेंट था उससे दिमाग हट जाता है और आप पहली बार डायलॉग करना शुरू करते हो। द मोर एंगर एंड हॉस्टिलिटी द अदर पर्सन एक्सप्रेसेस, द मोर क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट यू शो।
और फिर अगर आप अपने कंट्रोल में हैं, सामने वाला दिखा रहा है एंगर एंड हॉस्टिलिटी, गुस्सा कर रहा है, क्रोध दिखा रहा है, आप दिखाओ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट। ये मुश्किल है, क्योंकि अगर सामने वाले को गुस्सा है ना तो आप भी गुस्से में चले जाते हैं। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं पावर प्ले। ये बच्चा भी करा लेता है, मतलब छोटे बच्चे और बाप के बीच में भी हो जाता है। बच्चे को गुस्सा आया, मुझे याद है आप लोगों को बताया था मैंने बचपन में, मेरे सबसे शरीफ चाचा ने मुझे मारा था उस चक्कर में। हाँ, एक ऐसी कुर्सी थी, मम्मी चली गई थी मार्केट, इफ़को KB 22 का घर था, मैं छोटा सा एकदम, और सबसे शरीफ आदमी थे। मुझे लगा ये क्या करेंगे, ये तो मार पीट सकते ही नहीं मुझे, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। मैं कुर्सी पर एक तकिया यहाँ, एक तकिया यहाँ, एक तकिया पीछे और एक किताब लेकर के आराम से बैठ गया। और फिर 2 मिनट के बाद मैं चला गया NREM स्लीप में, सपने वाली स्लीप में। और जब आँख खुली देखा तो मेरी किताब गायब। गुस्सा लगा, इस आदमी ने धोखा दे दिया, शराफत छोड़ दी। सबसे शरीफ आदमी थे, कभी छुआ नहीं था मुझे। मैंने कहा चाचा ये क्या किया आपने? क्या किया उन्होंने? किताब मेरी गायब कर दी। मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरे गुस्से से उनको गुस्सा आ गया। तो किया क्या? तुम पढ़ रहे थे? कहाँ पढ़ रहे थे? बोलते पढ़ रहे थे। किताब कहाँ है तुम्हारी? मैंने कहा आपने चुराई होगी। बोलते जब तुम पढ़ रहे थे तो मैंने चुराया कैसे? फिर मैंने उनको ऐसे हाथ से मार दिया। फिर उन्होंने मुझे जोर से मारा। वो काट रहे थे सब्जी, और सब्जी में लास्ट सब्जी काट रहे थे मिर्च, हाथ में मिर्च लगी हुई थी। तो फिर मैंने उनको एक और जोर से मारा, उन्होंने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा और उनका हाथ लग गया मेरी आंखों में, और तब मिर्च जलने लगी आंख में। तब मैं जोर जोर से चिल्लाया, मम्मी आएंगी बाद में, मैं अंधा कर दिया और ऐसा पता नहीं कैसा मारा, मेरी आंख खराब हो गई। वो बेचारे वो भी घबरा गए, मुझे पकड़ के ले गए, साबुन से मेरी आंख धोई। बोलते अच्छा ठीक है शांत रहो शांत रहो। लेकिन वही एक बार मैंने देखा है उस आदमी को गुस्सा करते हुए, वही एक बार उन्होंने मुझे मारा है। बल्कि उसके बाद भी जब इलाहाबाद के घर पे आ गए थे तब मैंने उनकी जेब में से 5 रुपये चुराए थे। 5 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय, उसमें भी नहीं मारा उन्होंने, खाली पूछा। उनके पास तो पैसा ही नहीं रहता था बेचारे के पास, तो 5 रुपये 25 में से 5 गायब हो, तब नहीं मालूम पड़ेगा। क्या पूछा उन्होंने? मेरा पैसा कहाँ है? मैंने कहा वो मैंने लिया। बोलते बताओ बेटा, इसमें मैंने गिन कर डाला था। फिर मैंने बैग खोल करके बताया कि मैं स्टिकर ले आया, पता नहीं क्या क्या फालतू सामान ले आया था। बोलते ठीक है अगली बार कुछ चाहिए पैसा तो पूछ के लिया करना। मैंने कहा जान बची तो लाखों पाए। लेकिन उस एपिसोड से मुझे समझ में आ गया, कोई कितना भी शरीफ हो उसके साथ शराफत से ही रहो, नहीं तो वो भी गुंडा बन सकता है। तो कह रहे हैं द मोर एंगर एंड हॉस्टिलिटी द अदर पर्सन एक्सप्रेसेस, द मोर क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट यू शो। जितना गुस्सा और हॉस्टिलिटी सामने वाला दिखाता है उतना ही क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट तुम दिखाओ। अच्छा चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है गुस्सा तो कर रहा है लेकिन है क्या। इस बार जब आपको गुस्सा आया था तो मैं क्यूरियस था, देखूं और क्या क्या बातें बोलती है लड़की। अच्छा 6th क्लास से इसकी दोस्ती चल रही है। ओहो मुझे तो पता ही नहीं था। When someone is losing control, सुनिए, when someone is losing control, your tranquility is a sign of strength. अगर आपके सामने वाला कोई आदमी है जो कंट्रोल खो रहा है, गुस्सा हो रहा है तो उसका कंट्रोल जा रहा है, तो आपकी शांति, आपकी ट्रैंक्विलिटी इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब आप दिखाता है कि आप कंट्रोल में हैं, आप ताकतवर हैं। सामने वाला चीख रहा है, आप शांत खड़े। इसको फिल्मों में भी डाला जाता है। अगर किसी हीरो को स्ट्रांग दिखाना होता है तो सामने वाला एकदम गुस्से में आ रहा है और हीरो एकदम ऐसे ही शांति से खड़ा है, वो चाकू निकाल रहा है फिर वो यहाँ वहाँ देख रहा है, बस। तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। व्हेन समवन इज लूजिंग कंट्रोल, अगर कोई आदमी अपना कंट्रोल खो रहा है। शीश को कल बड़ी मम्मी ने कहा, शीश तुम्हारे वहाँ भैया दीदी लोग सब लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तुम यहाँ आके सो जाया करो। शीश ने पता ना क्या कहा, मम्मी ड्रामा मिस कर दूंगा मैं। बेचारा वही कंट्रोल में रहता है और सिर्फ ड्रामा देखता रहता है। इट टेक्स द विंड आउट ऑफ देयर इमोशनल सेल्स। जब आदमी नाव चला रहा होता है तो उसको वो चाहिए हवा, एक बड़ी सी वो जो हवा से चलती है नाव।
It takes the wind out of emotional sails. It's pretty rare for someone to respond by screaming. Screaming is my freedom mode of communication. अगर आप शांति से किसी से बोलो कि यार ऐसे बात करोगे तुम, यही बात करने का तरीका है, तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बोलेगा हाँ यही मेरा तरीका है और ऐसे ही मैं बात करता हूँ, बताओ। अगर आप गुस्से में हो तभी सामने वाला गुस्से में बोलेगा। अगर आप शांत हो जाओ और बोलो यार यही तरीका है, तो सामने वाला भी शांत हो ही जाएगा अल्टीमेटली। It is fifth move that expert negotiator made more often than average negotiator. अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़े थे नेगोशिएटर्स की, याद है कौन कौन सी जो अच्छे नेगोशिएटर होते हैं? सबसे पहला कॉमन ग्राउंड, दूसरा अपने केस को सपोर्ट करने के लिए कम बोलो, ज़्यादा पॉइंट मत बताओ, ज़्यादा एविडेंस मत दो, तीसरा डिफेंड अटैक का खेलने हाँ डिफेंड अटैक वाला गेम मत खेलो, चौथा ढेर सारे क्वेश्चन पूछो। कह रहे हैं ये सबसे बाद में मैंने बताया था ये पांचवा है। एक और इसमें अग्री करो, हाँ सामने सबसे पहले अग्री करो, वो सबसे पहला वाला था कॉमन ग्राउंड, वही कॉमन ग्राउंड में एग्रीमेंट आता है। हाँ, दिस इज द फिफ्थ मूव दैट एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स मेड मोर ऑफन दैन एवरेज नेगोशिएटर। ये पांचवा मोड है जो एक्सपर्ट नेगोशिएटर ने बाकी एवरेज नेगोशिएटर से ज़्यादा किया। दे वर मोर लाइकली टू कमेंट ऑन देयर फीलिंग्स अबाउट द प्रोसेस एंड टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर साइड्स फीलिंग। कि जो लोग एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स थे वो सामने वाले की और अपनी फीलिंग्स पर बात करते थे कि आप फील कैसा कर रहे हो। मुझे भी जब बड़ी मम्मी से बात करनी होती है और वो गुस्से में होती हैं तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि गुस्से में क्यों हैं हम लोग, जो ये बात हो रही है इसको हम शांति से भी कर सकते हैं। तो ये लोग एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स क्या करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू कमेंट ऑन देयर फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स पर कमेंट करते हैं, देखो मैं शांत हूँ। तो बेचारी बड़ी मम्मी परेशान होकर बोलती हाँ तुम तो बचपन से शांत हो। फिर मैं उनको बताता हूँ नहीं बचपन से शांत नहीं था, मैं 3 स्टेप करता हूँ और ध्यान में करता हूँ, उससे शांत हुआ हूँ। तो वो लोग फीलिंग्स पर काम करते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड इन द वे दिस डिस्कशन हैज़ अनफोल्डेड। जो समझदार लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट नेगोशिएटर वो बोलते हैं कि जिस तरह से हमारी बातचीत चल रही है मैं उससे बहुत निराश हूँ। यू आर फ्रस्ट्रेटेड विथ इट। मैं देख रहा हूँ मैं तो बात कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बातचीत से फ्रस्ट्रेटेड हो, चिढ़े हुए हो। आई वॉज होपिंग यू वुड सी दिस प्रपोजल एज फेयर। मुझे लग रहा था कि जो मैं बोलूँगा उसको तुम समझदारी से लोगे, उसको तुम फेयर की तरह देखोगे। डू आई अंडरस्टैंड करेक्टली दैट यू डोंट सी एनी मेरिट इन दिस अप्रोच एट ऑल। तो क्या जो मैं बोल रहा था उसमें तुम्हें कोई भी अच्छाई नहीं लगती कि हम लोग जो 2 लोग बात करेंगे, मैं अपनी बात तुमको बताऊंगा, तुम्हारी बात मैं सुनूंगा, हम इसमें कोई सही तरीका नहीं लगता? इस अप्रोच में तुम्हें कोई सही नहीं लगता? कुछ ये अप्रोच तुम्हें गलत लगता है? ऑनेस्टली आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड बाय योर रिएक्शन टू माई डाटा। और मैं तो बड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ कि जो मैं डाटा दिखा रहा हूँ उसमें तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। योर लिटिल, तुम्हारा रिएक्शन बड़ा अजीब है। इफ़ यू डोंट वैल्यू द काइंड ऑफ वर्क आई डू, वाई डिड यू हायर मी। और अगर जो मैंने काम किया है और तुम उसको वैल्यू नहीं करते हो तो मुझे रखा क्यों? अच्छा, अपनी बात बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर मुझे उन लोगों को फिर से बात करना हो तो मैं ऐसे बात करूँगा। सबसे पहले उस आदमी का ले आओ, गुस्से से नीचे ले आओ, इमोशंस पे बात करो। लास्ट पॉइंट है आज का, इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, जब कोई गर्मा गर्मी बातचीत चल रही है, यू कैन ऑलवेज स्टॉप एंड आस्क। आप, लेकिन उसके लिए आपको कंट्रोल में होना पड़ेगा। और जैसे वैभव बोलता है, अपनी 3 स्टेप ब्रीदिंग कर करके अपनी सांस को ठीक करना पड़ेगा। यू कैन ऑलवेज स्टॉप, तब जा करके आप रुकेंगे और उसको पूछेंगे। कभी भी आप रोक करके उसको पूछ सकते हैं, व्हाट एविडेंस वुड चेंज योर माइंड। मैं कौन सी बात बोलूँ कि आपको मेरी बात समझ में आए, आपका दिमाग बदले, इसके लिए मैं क्या सबूत दूँ। इफ़ द आंसर इज़ नथिंग देन देर इज़ नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग द डिबेट। लेकिन सामने वाला अगर बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी बात, तो बात करके फ़ायदा नहीं है। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैनॉट मेक इट थिंक। कहावत है, आप एक घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन उसको पानी पिला नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदल कर बोलते हैं, आप एक घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन उसको दिमाग बदल नहीं सकते, उसको सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते। कब आदमी सही तरीके से सोचेगा? जब दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी ख़त्म होगी,
गरम खाना होता है, कितना भी स्वादिष्ट खाना हो, मुंह में जाएगा, मुंह जलेगा तो आप थूक देंगे उसको। मुंह में छाला पड़ा है, खाना ठंडा भी है, तो भी आप नहीं खा पाएंगे। तो सबसे पहले दो लोगों के बीच का हॉस्टिलिटी को, इसलिए आज के चैप्टर का नाम है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हॉस्टाइल। जेकिल बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, साइंटिफिक टाइप का आदमी था, और उसका दूसरा रूप था मिस्टर हॉस्टाइल, जो गुस्से में रहता था। और इसमें हमने सीखा व्हेन एंड हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टॉकिंग टू समवन, कब और कैसे किसी से बात करना फ़ायदेमंद है। इसलिए मुझे अगर कोई गुस्से में दिखाई देता है तो मैं उस समय बात ही नहीं करता, चाहे सामने वाला चाहे मैं खुद। अगर मैं भी गुस्से में हूँ और आप उनसे बात करना चाहेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ पहले मैं गुस्से को ख़त्म हो जाए तब बात करूँ। और इसमें मेरी मदद करता है 3 स्टेप ब्रीदिंग, गहरी सांस। और अब रिसेंटली हम नई चीज़ शुरू की है, प्राणायाम। पूरक कुंभक रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। अब 2 सेकंड के लिए पूरक कर लो, कुंभक, रेचक, या सीधे कुंभक पे। वो ब्रेक हो जाएगा, गुस्से का साइकिल ब्रेक हो जाएगा। फिर सामने वाले को उंगली पकड़कर धीरे धीरे उसके गुस्से में से नीचे लेकर आओ। वो बात करने को तैयार है तो बात करो, और जो आदमी गुस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है उससे अभी बात मत करो। ठीक है? ये पूरी की पूरी सीरीज़ दोस्तों अवेलेबल है dkbrains.com पे बाय द नेम ऑफ थिंक अगेन। अगर आप देखना चाहते हैं तो चेक करिएगा ज़रूर।